देखो, आज जो हम लोग का टॉपिक चलेगा वो केमिकल बॉन्डिंग चलेगा। कौन सा टॉपिक चलेगा? केमिकल बॉन्डिंग, जिसको हिंदी में लिखा गया है रासायनिक बंध भी बोला जाता है या बंधन भी बोला जाता है। बंधन का मतलब बांधना। तो हम लोग एक एटम को दूसरे एटम या एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल को कैसे बांधेंगे, कोई तो कोई प्रोसेस होगा। जैसे एग्जांपल का तौर पर बोलते हैं हाइड, आपका बोलते हैं वाटर। वाटर का में कौन सा एलिमेंट पाए? H2O लिखा रहता है। तो ये दोनों तो आपस में तो बॉन्डिंग जुटा हुआ है। हाइड्रोजन किससे जुटा हुआ है? ऑक्सीजन। तो ऐसे नहीं ना आया कि हाइड्रोजन आए, ऑक्सीजन, फेविकोल आए, चिपका दिए, बन गया केमिकल बॉन्डिंग। तो ये कोई केमिस्ट्री में किसी लोचा के द्वारा जुड़ा रहता है, बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहता है, तो वही बॉन्ड को बोला जाता है केमिकल बॉन्डिंग। अब ये बॉन्डिंग जो होता है डिफरेंट डिफरेंट एटम्स और मॉलिक्यूल्स के लिए अलग अलग टाइप बताए गए हैं। आप इसे पढ़ेंगे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, क्या फिर उसके बाद कोवैलेंट क्या बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्या होता है, वीक बॉन्ड क्या होता है। क्योंकि जब स्ट्रॉन्ग और वीक बॉन्ड मतलब होता है कि वो कोई बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा, कोई जल में घुल जाएगा, कोई एसिड में नहीं घुलेगा, कोई आपका बेंजीन में घुल जाएगा, कोई नहीं घुलेगा। तो ये सभी घटनाएं डिपेंड करती है किस पर? बॉन्डिंग पर। तो कोई भी एलिमेंट, एटम और मॉलिक्यूल जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है वो कैसे जुड़ता है, उसके जोड़ने की प्रक्रिया क्या है, या अलग होते हैं, कैसे अलग होते हैं, ये सारा का सारा जो केमिस्ट्री का जो कॉन्सेप्ट चलता है वो हमारा केमिकल बॉन्डिंग में ही चलता है। कौन से समझ में आई बात? तो ये बेसिक आइडिया बताएं। तो बॉन्ड का मतलब होता है किसी एटम को एटम से जोड़ना, किसी एटम को मॉलिक्यूल से जोड़ना। अब एटम में क्या होगा? आपका एटम भी होंगे, मेटल आएंगे, नॉन मेटल आएंगे, गैस भी जुड़ता है। मेटल और गैस किसके साथ जुड़ेगा? मेटल मेटल किसके साथ जुड़ेगा? मेटल नॉन मेटल कैसे जुड़ेगा? तो सबका अपनी अपनी परिभाषा होता है। एग्जाम्पल का तौर पर अगर सपोज दैट कि अगर आपको पेज, एक पेज से दूसरा पेज में साटना है, तो साटने के लिए क्या करते हैं? हल्का क्वालिटी का गोंद लेते हैं, साट लेते हैं, 5 रुपए मिलता है जो। लेकिन अगर सपोज लकड़ी को लकड़ी से साटना है तो उसको लकड़ी के लिए 5 रुपए वाला गोंद से साट पाइएगा? काहे नहीं साट पाइएगा? वो भी तो गोंद है, काहे नहीं साट पाइएगा? अरे बोलो। तो उसका जो पावर जो है, कैपेसिटी अलग है, नहीं साट पाएगा। तो सेम यहां पर भी वही है। मेटल का मेटल के साथ जुड़ने के लिए किस तरह का बॉन्ड काम करेगा, फिर उसके बाद बॉन्ड में पढ़ेंगे सिंगल बॉन्ड काम करेगा, डबल बॉन्ड क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है। तो जिस प्रकार हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं उसी प्रकार केमिस्ट्री में भी है। कौन से समझ रही है ना? तो बॉन्ड का मतलब समझ लीजिए फेविकोल, जोड़ने वाला चीज कैसे जुड़ेगा, आए समझ में? तो जब केमिस्ट्री में वो चीज को हम लोग पढ़ते हैं तो इसीलिए उसका हेडिंग बना दिए केमिकल बॉन्डिंग, मतलब केमिकल प्रक्रिया द्वारा वो चीज जुड़ता है। ठीक, तो देखो वही लिखा गया है। केमिकल बॉन्डिंग होने के लिए बेसिक चीज क्या होता है, जो शुरू से लास्ट वैलेंसी में भी बताए थे। सबसे पहला बात है कि कोई भी तत्व, कोई भी मेटल या एलिमेंट, सॉरी, कोई भी एलिमेंट अपने बाहरी कक्षा में, आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन को रखना चाहेगा। बोलेंगे सर काहे? क्योंकि वो चाहता है कि हम अपने आप को स्टेबल रखें, अस्थाई रखें। तो जब कोई एटम या मैट अस्थाई तभी रहेगा जब उसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आएगा, तब आएगा, तभी वो अपने आप को अस्थाई रखेगा, जो आपको शुरू में बता चुके हैं। तो वो अस्थाई रखना चाहता है ताकि जितने भी अक्रिय गैस, इनर्ट गैस के समान भी वो भी क्या रहे, स्टेबल रहे। एग्जाम्पल का तौर पर आप पढ़ाई क्यों करना चाहते हैं? इसलिए कि हमारा जीवन, जिसे मेरे पापा मम्मी का जो दुखदाई पूर्वक जीवन गया, मेरा जीवन आराम पूर्वक बीते। माने आप लोगों ने देखा कि वो पढ़ाई किया, अच्छा से पढ़ा, नौकरी लिया, तो अब उसका जीवन बहुत ही आरामदायक है, सुखमय जीवन है। इसीलिए आप लोग भी पढ़ाई कर रहे हैं कि आपको भी एक अच्छा जॉब मिलेगा, तो उसी के तरह आपका जीवन आरामदायक होगा, इसीलिए ना पढ़ रहे हैं। तो सेम कहानी मेटल का भी है, एलिमेंट का भी है। एलिमेंट भी चाहता है कि हम इनर्ट गैस की तरह स्टेबल रहे, क्या रहे, स्टेबल रहे। तो स्टेबल बनेगा कैसे भाई? तो उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में कितना इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहेगा? 8। अगर उसके पास 8 नहीं है तो किसी से उधार मांगेगा, या रहेगा तो देगा, नहीं तो सहयोग करेगा।
यही 3 प्रक्रिया आपको बताए हैं। तो वही चीज बोला गया, देखो अक्रिय गैस और इनर्ट गैस के समान अस्थाई हो सके, इसीलिए वह अन्य परमाणु, परमाणु मतलब एटम के साथ इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करता है। तो आदान प्रदान करेगा हम यहां पर नहीं लिखे, क्योंकि आदान प्रदान का 3 प्रोसेस होता है जो हम लोग वैलेंसी में पढ़ चुके हैं। या तो वो इलेक्ट्रॉन को देगा, या इलेक्ट्रॉन लेगा, या साझा करेगा। तो इसीलिए हमने वो चीज हटा दी है, डायरेक्ट लिखे हैं कि इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करेगा या साझेदारी करेगा। तो ये क्रिया जो कहलाएगी, ये क्रिया कहलाती है केमिकल बॉन्डिंग। क्या कहलाती है? ठीक। और वैलेंसी के लिए हम लोग लिखे थे ना, केमिकल पावर वहां पर होना चाहिए, बॉन्डिंग पावर। तो बॉन्डिंग पावर के अनुसार वहां वैलेंसी निकलता था। तो जब ये साझा करेगा तो ये जो घटनाएं कहलाती है, ये घटनाएं हमारे केमिकल बॉन्डिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? तो केमिकल बॉन्डिंग का सीधा जब बोलते हैं अपनी भाषा में जवाब दो, तो स्पष्ट बोलो कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन या कोई एटम अपनी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करना चाहेगा, तो उसके लिए वो इलेक्ट्रॉन लेता है या देता है या साझा करता है, यही घटना उसके कहलाती है केमिकल बॉन्डिंग। क्या कहलाती है? कितना टफ डेफिनेशन है बताओ, है कोई टफ डेफिनेशन? और इसको बार बार हम पढ़ाते आ रहे हैं, बार बार बोलते आ रहे हैं, बोलते आ रहे कि नहीं? इनर्ट गैस कितना अभी तक हमारा नेचर में है? 6 है। ठीक। कितना पीरियोडिक टेबल में रखा गया है? और ग्रुप नंबर 18 में रखा गया है। कौन से सही में आई बात? नहीं लिखे हैं। आई बात लॉजिक? तो इतनी सिंपल चीज में समझा रहे। अब देखो, अब अभी हम लोग बोले केमिकल बॉन्डिंग तो एक्सचेंज करेगा। अब ये केमिकल बॉन्डिंग को केमिस्ट्री में 2 भाग में मुख्य रूप से बांटा गया। कितने भाग में? 2 भाग में। फर्स्ट वन कहा जाता है, देखो, इंट्रा मॉलिक्यूल फोर्स या स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। इंट्रा आपस में जो भीतरी भाग में, जो मान लो एटम, एटम के भीतर में एक ही मॉलिक्यूल्स के बीच में, जैसे बोलेंगे कि इंट्रा मतलब आपस में झगड़ा करना, और इंटर मतलब बाहरी से आना। तो देखो, एक जो होगा इंट्रा मॉलिक्यूल्स बॉन्डिंग, और दूसरा जो होता है आपका, ये होता है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स और बॉन्डिंग। एक होता अंत मतलब एक मॉलिक्यूल्स के भीतर में बहुत सारे एटम रहते हैं, तो सेम एटम का बीच में होगा, और एक बाहर से दूसरे एलिमेंट के दूसरे एटम का बीच में होगा। तो इसीलिए बोला गया केमिकल बॉन्डिंग को कितने भाग में मुख्य रूप से बांटा गया है? फर्स्ट वन इज कॉल्ड इंटर मॉलिक्यूल्स बॉन्डिंग, जो और भी बहुत लंबा चौड़ा नाम है, बोल सकते हैं इंटर मॉलिक्यूल फोर्स बोलो या स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बोलो। दूसरा बोला जाता है ये है इंट्रा, सॉरी, ये इंटर मॉलिक्यूल फोर्स और वीक बॉन्डिंग। तो बॉन्ड 2 तरह का होता है, कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है या वीक बॉन्ड होता है। और इंटर या एग्जैक्ट में बोलेंगे तो इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड बोलो, और इंट्रा मॉलिक्यूल और दूसरा इंटर मॉलिक्यूल। अब इंट्रा मॉलिक्यूल बॉन्डिंग जो होता है पूरा 3 भाग में बढ़ जाता है। कितने भाग में बढ़ जाता है? 3 भाग में। फर्स्ट वाला को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड। क्या कहते हैं? तो देखो, इलेक्ट्रो आयन बोले मतलब इसका आयन का एक्सचेंज होगा, एनायन और केटायन। समझ गए ना? केटायन किसको कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉन लेता है कि देता है? देने वाले को केटायन, और जो इलेक्ट्रॉन लेगा उसे क्या कहेंगे? एनायन को प्लस की माइनस चार्ज, माइनस चार्ज। तो देखो, पहला जो होता है इंट्रा मॉलिक्यूल बॉन्ड जो होता है, इसको फर्स्ट टाइप जो होता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। दूसरा जो होता है कोवैलेंट बॉन्ड। क्या होता है? और तीसरा जो होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या होता है? तो इंट्रा मॉलिक्यूल्स या स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को कितने भाग में बांट दिया गया है? 3 भाग में। कहीं कहीं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी बोला जाता है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मतलब ये आसानी से घुलनशील नहीं होता है। ठीक। तो ये जो कौन कौन सा नाम बोलो? फर्स्ट वन इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, हिंदी में बोला जाता है विद्युत संयोगी या आयनिक बॉन्ड। ठीक है। सेकेंड वन बोला जाता है सहयोजी बॉन्ड, जिसको बोला जाता है क्या? कोवैलेंट बॉन्ड। तीसरा को बोला जाता है उप सहसंयोजी बंध, जिसको बोला जाता है क्या? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो आपको पता चल गया क्या होता है। अब देखो, हल्का सा आइडिया यहां पर लिखा गया, सभी अभी एक्सप्लेन किया जाएगा। अब इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड क्या होता है? देखो, जब एक धातु परमाणु से एक अधातु परमाणु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण किया जाएगा, मतलब जी अगर इलेक्ट्रोवैलेंट बोलेंगे किसके किसके बीच होगा? उसका आइडेंटिटी है, एक मेटल होना चाहिए और दूसरा नॉन मेटल होना चाहिए।
मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्डिंग होता है वो बॉन्डिंग हमारा कहलाता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्या कहलाता है? तो देखो इसीलिए बोला गया धातु एटम और अधातु एटम, मेटल और नॉन मेटल के बीच में। तो अगर एग्जामिनर इसी को घुमा के पूछ देगा, तीन तरह का तो बॉन्ड पढ़ चुके हैं, बोल देगा मेटल और नॉन मेटल के बीच में जनरली किस तरह का बॉन्ड पाया जाएगा? किस तरह का बॉन्ड? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। दूसरा में बोलेंगे तो आयनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? ठीक। दूसरा बोला गया कोवैलेंट बॉन्ड। तो देखो कोवैलेंट बॉन्ड की आइडेंटिटी है, ये दोनों नॉन मेटल के बीच में होता है। किसके बीच में होता है? नॉन मेटल नॉन मेटल, मतलब इसमें दो दो इलेक्ट्रॉन का ट्रांस एक्सचेंज होगा। कितने इलेक्ट्रॉन का होगा? दो इलेक्ट्रॉन का। इसीलिए देखो यहां देखो डबल बॉन्ड लगा हुआ है। ठीक है, तो कोवैलेंट के बीच में कितना बॉन्ड रहता है आपका? दो। तो इसमें इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा। तो ये जनरली जो होता है किसके किसके बीच में होगा? मेटल की नॉन मेटल? नॉन मेटल। दोनों क्या होना चाहिए? नॉन मेटल होना चाहिए। बट इलेक्ट्रोवैलेंट के केस में एक मेटल और दूसरा नॉन मेटल। कॉन्सेप्ट समझ में आ रही बात? तीसरा बोला गया है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसमें देखो इलेक्ट्रॉन को साझा करने के लिए एक ही परमाणु द्वारा दूसरे को दिया जाएगा, मतलब एक ही दूसरा को डोनेट करता है। सही में ये बात? दोनों नहीं करेगा, कोई एक करेगा दूसरा को डोनेट। तो इस तरह का जो बॉन्ड होता है उस बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड, सॉरी कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड कहते हैं? तो बेसिक प्रॉपर्टी समझ में आया क्या होता है? समझ में आया कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड किसका किसका बीच होगा? ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड किसका किसका बीच होगा? ठीक है, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसी एक इलेक्ट्रॉन, कोई एक ही एटम किसी दूसरे को देगा इलेक्ट्रॉन। सही माई बात? तो एग्जांपल का तौर पर यहां लिखा हुआ है NH3। अब आइए इंटरमॉलिक्यूल्स बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? या दूसरी भाषा में बोला जाता है वीक बॉन्ड। क्या कहा जाता है? तो वीक बॉन्ड का जो एग्जांपल है जिसमें पहला नाम आता है हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या नाम आता है? और दूसरा का नाम होता है वेंडर वाल्स बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? तो अगर बोलेंगे कि आपका एग्जांपल देता है इसका कि वेंडर वाल्स बॉन्ड किस तरह का बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है कि वीक बॉन्ड है, तो क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है कि वीक बॉन्ड है? वीक बॉन्ड। इधर तो पता ही चल गया स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो इतना समझ में आया? कहीं कोई दिक्कत नहीं? तो जब पूछते थे जवाब काहे नहीं देते हैं? उसमें क्या हो जाता है? उसमें कुछ हम दूसरा कुछ पूछते हैं। अब देखो पहला उसका जो अभी होंगे इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, जिसको बोला गया अंत अणुक बल या प्रबल बंध। क्या होता है? देखो किसी अणु, अणु मतलब मॉलिक्यूल्स के भीतर उपस्थित परमाणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल, अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन होगा, तो उसी को कहा जाता है अणुक बल या प्रबल बल। अब अट्रैक्शन, तो अट्रैक्शन किसका बीच में होगा? के पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में होता है, आयन के बीच में अट्रैक्शन होता है। इसीलिए यहां पर इसके अंदर में इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड के भीतर में आयनिक बॉन्ड को रखा जाता है। तो वही बोला गया किसी, मान लो हमारा मॉलिक्यूल्स है, उस मॉलिक्यूल्स के भीतर, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? बहुत सारे एटम से मिलकर बने होते हैं। तो वही बोला गया किसी अणु के भीतर में उपस्थित परमाणुओं, एटम के बीच जो लगने वाला फोर्स होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है, उसी को हम लोग कहते हैं, कौन सा मॉल कहते हैं? इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स या स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कहते हैं। ठीक, मतलब एक ही मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो क्वेश्चन आएगा कि इंट्रामॉलिक्यूल्स या स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसके बीच में होता है? एटम का बीच में कि मॉलिक्यूल्स का बीच में? एटम का बीच में। मॉलिक्यूल्स का भीतर में एटम रहता है। यहां देखो परमाणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल, परमाणु मतलब एटम की मॉलिक्यूल्स, तो एटम के बीच में जो होता है बॉन्डिंग, वो जो बॉन्डिंग कहलाता है वो कहलाता है इंट्रामॉलिक्यूल्स बॉन्ड। और मॉलिक्यूल्स का बीच में जो बॉन्डिंग होगा वो कहलाएगा आपका इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड। कॉन्सेप्ट समझ में आ रही है ना? इंट्रा इंटर, इंट्रा का मतलब एक ही, एक मॉलिक्यूल्स में बहुत सारे एटम है, इसके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा वो कहलाएगा हमारा इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड या स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। और एक मॉलिक्यूल्स यहां, एक मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल्स में तो बहुत सारे नहीं, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड बनता है
उसको हम लोग कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड। समझ में आई बात? तो इंट्रा किसका बीच में लगेगा? एटम की मॉलिक्यूल के बीच में, एटम है, और इंटर, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? एकदम समझते जाओ स्पष्ट से। अब अभी हम बताएं कि इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड जो होता है कितने टाइप के होते हैं? 3। फर्स्ट वन आपको बताएं आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, दूसरा हमने क्या बोला? कोवैलेंट बॉन्ड, और तीसरा क्या बोला? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। समझ में आ रहा है? तो देखो यहीं पर स्ट्रक्चर पहला आया इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड क्या होता है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड आयनिक बॉन्ड किसका पार्ट है? इंटरमॉलिक्यूल्स का कि इंट्रामॉलिक्यूल्स का? इंट्रा, हाँ एकदम ध्यान में रखना। देखो बोला गया यह बॉन्ड जो होता है इलेक्ट्रॉन के त्याग करने या ग्रहण करने के कारण बनता है। मतलब आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन को ये लेगा या छोड़ेगा, त्याग करेगा, करने, अर्थात यह इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनता है। लेकिन होगा किसका किसका बीच में? सबसे बड़ी बात है ये तो जान की कि वो एक इलेक्ट्रॉन कोई लेगा या देगा, लेकिन कौन लेगा और कौन देगा? मेटल और नॉन मेटल का झगड़ा है। तो देखो ये जो होता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड, अभी हम बोले किसका किसका बीच में होगा? धातु और अधातु, मेटल और नॉन मेटल। मेटल और मेटल के बीच में कभी भी आयनिक बॉन्ड नहीं होगा, नॉन मेटल का बीच में कभी भी आयनिक बॉन्ड नहीं होगा। इसीलिए किसका किसका बीच में? एक मेटल होना चाहिए तो दूसरा नॉन मेटल। तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड बनता है, तो उसी बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड। आप यहां तो बोल दिए कि मेटल और नॉन मेटल, तो कौन आपका इलेक्ट्रॉन को लेगा और कौन त्यागेगा? ये भी तो झमेला है। क्योंकि हम बोले कि सर अच्छा ठीक है, बोल दिए कोवैलेंट बॉन्ड, एक इसमें इलेक्ट्रॉन को लेगा और देगा, हो गया कोवैलेंट बॉन्ड। सिंपल डेफिनेशन सही है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं। ऐसे क्वेश्चन आएगा कि किसका किसका बीच होगा? मेटल और नॉन मेटल। अब मेटल और नॉन मेटल में कौन इलेक्ट्रॉन को देगा और कौन लेगा इलेक्ट्रॉन को? तो देखो धातु मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, त्यागेगा। कौन इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा? मेटल इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, और नॉन मेटल क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। ये है डेफिनेशंस। समझ में आई इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड का? तो इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड में बताओ इलेक्ट्रॉन को कौन लेगा? मेटल की नॉन मेटल? नॉन मेटल लेना मतलब ग्रहण करना। और कौन देगा? मेटल। मेटल देगा और नॉन मेटल क्यों? अब बोले काहे होगा? क्योंकि इसका डेफिनेशन ही बोला गया है कि इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड जो होता है, बॉन्डिंग जो बनेगा मेटल और नॉन मेटल का बीच में बनता है। समझ में आई बात? अब देखो यहां पर एग्जांपल, जैसे सोडियम क्लोराइड बनाए हैं आप, तो सोडियम क्लोराइड में मेटल कौन है? सोडियम, और क्लोरीन तो आपका गैस है, नॉन मेटल आपका है। तो देखो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। तो 11, तो इसको तोड़ेंगे तो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन में कितना होता है? 1। फिर उसके बाद क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। आउटरमोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? 7। तो अभी देखो अभी क्या बोले थे हम लोग? सिंपल डेफिनेशन में इससे पहले बोल सकते थे वैलेंसी में कि नहीं, जिसके पास कम इलेक्ट्रॉन रहता है वही इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, क्योंकि उसके पास क्या एनर्जी कम लगता है। मान लो कोई 7 इलेक्ट्रॉन अगर मांगेगा तो उसको ज्यादा एनर्जी लगेगा, और जो 1 इलेक्ट्रॉन मांगेगा उसको कम एनर्जी। इलेक्ट्रॉन आसानी दे सकते हैं ना। मान लो 1 रुपया जमा करने में जल्दी टाइम लगेगा कि 7 रुपया? 1 रुपया। तो इसीलिए बोलते हैं क्या, एक जिसके पास रहता है कम इलेक्ट्रॉन रहता है वो त्याग देता है। जनरल भाषा में बोल सकते थे, लेकिन अब नहीं बोलेंगे यहां पर। अब इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि यहां मेटल और नॉन मेटल का क्वेश्चन आ जाता है। तो इसीलिए सोडियम जो होता है अपना आउटर मोस्ट का 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है। अब एक क्वेश्चन यहां बनेगा, काहे त्याग करता है? क्यों त्याग करेगा? क्योंकि ये स्टेबल रहना चाहता है, और स्टेबल तभी बना रहेगा जब इसके आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। तो जब ये 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग दे देगा तब ये स्टेबल बन जाएगा। तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को दे दिया, और क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 7। ये भी मांगेगा 1 इलेक्ट्रॉन कि हम भी स्टेबल बने। तो इसीलिए जो सोडियम होता है 1 इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है? क्लोरीन को। किसको दे देता है? तो इसीलिए देखो सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज लग जाएगा? और क्लोरीन के ऊपर
माइनस, तो इसीलिए बनता है NaCl सोडियम क्लोराइड। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा? तो सोडियम क्लोराइड में कौन इलेक्ट्रॉन डोनर है, देने वाला, और एक्सेप्टर कौन है? समझ में आ रहा? ठीक। अगला एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड। देखो कैल्शियम, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? 2। और उसके बाद ऑक्साइड में, और कितना इसका आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन रहेगा? कैल्शियम ऑक्साइड है ना, तो इसके बाद देखो ये 7 दिया गया, तो यहाँ कितना बन गया देखो। तो अब इसमें कितना, ये कितना इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा? 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा। तो 2 हो रहा, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये ले रहा, तो 9 हो रहा ना। हाँ ठीक, सॉरी, ऑक्सीजन है ना, ये गलत नंबर बैठ गया। ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट में कितना होता है? 6 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम्स, अच्छा ये वैलेंसी को पूरा करके लिख दिया है, गलत, ये चार्ट गलत बन गया है। देखो ऑक्सीजन का, देखो ऑक्सीजन का ये ऑक्साइड है ना, O4 ऑक्साइड, कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन ना, कंबाइन करके कैल्शियम ऑक्साइड। तो देखो अगर ऑक्सीजन का करेंगे कॉन्फ़िगरेशंस, ये गलत हो गया है। यहां पर कितना होगा आपका? ऑक्सीजन का टोटल एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। तो 2 और 6, ठीक, यहां पर भी गलत हो गया। कितना बनेगा? 2 और 6, ठीक है। तो अब देखो, अब इसका कैल्शियम के पास कितना है आपका? 2। ये इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, तो ये क्या बनाएगा? कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये देखो कैल्शियम कितना इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा, और ऑक्सीजन कितना एक्सेप्ट कर रहा, तो बना रहा क्या? कैल्शियम ऑक्साइड CaO। फिर उसके बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड, फिर उसके बाद मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12। तो आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन इसके पास है? 2। ऑक्सीजन, तो ये भी 2 इलेक्ट्रॉन को देगा, तो ये भी अपना ऑक्टेट को पूरा करेगा, तो ये क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। कौन से सही मारी बात? तो ये तो इसको सुधार लीजिएगा। धन्यवाद। देखो उसके बाद अगला प्रॉपर्टी आता है, ज्यादा समझ में आएगा ना। चलो देखो इसके बाद, देखो उसके बाद ये जो हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट और कोवैलेंट का बॉन्डिंग करते हैं, उसके साथ कुछ कंडीशन भी लगे रहते हैं, ध्यान से समझना। बोला गया देखो इलेक्ट्रॉन हस्तांतरण के कारण दोनों परमाणु परस्पर विपरीत आवेशित अपोजिट आयंस, एक के पास पॉजिटिव रहता है तो दूसरे के पास क्या रहता है? नेगेटिव। क्योंकि जब पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा तभी अट्रैक्शन पावर बनता है। पॉजिटिव के पॉजिटिव के प्रति अट्रैक्शन नहीं रहता है, नेगेटिव का नेगेटिव के प्रति अट्रैक्शन नहीं रहता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव जब आएंगे तब उनके बीच का अट्रैक्शन पावर ज्यादा आता है, बॉन्डिंग। तो वही बोला गया देखो, जब इलेक्ट्रॉन हस्तांतरण के कारण दो परमाणु परस्पर जो होते हैं विपरीत, मतलब अपोजिट चार्ज आयन में परिवर्तित हो जाते हैं। अपोजिट चार्ज यानी परिवर्तित होते का मतलब कोई बन जाता है केटायन और एक बन जाता है क्या? एनायन बन जाता है। तो वही बोला गया था, परिवर्तित हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन का त्याग करने वाला कहलाता है हमारा केटायन, और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाला हमारा क्या कहलाता है? एनायन। तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के समय जो होते हैं दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्डिंग होता है, एक हो जाता है पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है और एक नेगेटिव में, जिसके कारण उसके बॉन्डिंग जो पावर जो होते हैं स्ट्रांग हो जाते हैं। ठीक है, तो बोला गया है इसलिए इन विपरीत आयनों के मध्य देखो एक प्रबल आकर्षण बल होता है, स्ट्रांग अट्रैक्टिव फोर्स होता है, अट्रैक्शन फोर्स, ठीक, कार्य करता है। और इसी को कहा जाता है क्या? इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड कहा जाता है। आयनिक मतलब आयन बॉन्ड, ठीक। तो सीधा से ये डेफिनेशन बोला गया कि आयनिक बॉन्ड जो बनाएगा वो अपोजिट चार्ज वालों के बीच में बनेगा। किसके बीच में बनेगा? अपोजिट चार्ज वाले। इसलिए बनता है कि उसके बीच अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रांग होता है। कौन सा होता है? स्ट्रांग, क्योंकि ये स्ट्रांग बॉन्ड बन रहा हमारा, तो जिसके बीच अगर स्ट्रांग अट्रैक्शन फोर्स होगा उसी के बीच ना गहरी दोस्ती रहेगी, और वीक रहेगा तो नहीं दोस्ती बनेगी। इसीलिए अगर गहरी दोस्ती बनाना है तो वहां पर क्या होगा? अपोजिट चार्ज वाले। कौन सा चार्ज वाले होंगे? कौन से सही मारी है?
देख, इसके बाद प्रॉपर्टी क्या है आयनिक बॉन्ड का, ध्यान से समझोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी आता है। प्रॉपर्टी, पहला प्रॉपर्टी बोले आता है ये सॉलिड अवस्था में वो इलेक्ट्रिक का कुचालक होते हैं, मतलब इसके बाद कुचालक मतलब नॉन कंडक्टर होते हैं। तो जो होगा जब आपका जो बॉन्ड होंगे आयनिक बॉन्ड जो होंगे, जब ये सॉलिड अवस्था में रहेंगे तो विद्युत का सुचालक की कुचालक, इसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी कोई संचारित नहीं होगी। बट लेकिन ये जैसे ही जलीय अविलयन में होंगे, लिक्विड में आएंगे, ये विद्युत का क्या बन जाते हैं, कौन सा समय, तो कब ये इलेक्ट्रिक का सुचालक होते हैं, कब ये कुचालक होते हैं, समझ में आ गई बात। सॉलिड अवस्था में ये विद्युत का सुचालक बनेंगे, कुचालक, कुचालक समझते हैं ना, आपका इलेक्ट्रिसिटी पास आउट नहीं करेगा। फिर उसके बाद जब सुचालक होंगे कौन सी अवस्था में, लिक्विड जलीय अवस्था में, कौन सी अवस्था में, जलीय विलयन में। दूसरा, ये सामान्यतः जल में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जो होते हैं वाटर सॉल्युबल होते हैं, क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल, हिंदी में जल में घुलनशील, जल में घुल जाएगा। ठीक। तीसरा देखो, आयनिक बॉन्ड जो होता है अन्य बॉन्ड की तुलना में अधिक पावरफुल होता है। अभी 3 तरह बॉन्ड बताए आपका, क्या बोले, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, और एक बॉन्ड बताएं। तो इन सभी बॉन्ड में सबसे ज्यादा पावरफुल होता है कौन सा बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड। काहे होता है, क्योंकि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होने के कारण ये क्या, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स होता है, और इसके बीच स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स होने के कारण सब बॉन्ड की तुलना में सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। ठीक है। अगला बोला गया, देखो इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही हाई होगा। तो जब इसके पास बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग बॉन्डिंग होगा तो इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा समय लगेगा, मेल्टिंग पॉइंट में भी ज्यादा समय लगेगा। इसलिए कोवैलेंट बॉन्ड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों क्या होता है, हाई होता है। क्या होता है, हाई होता है। ठीक। इसके बाद कंडीशंस क्या है, इसके बाद देख लो, आयनिक बॉन्ड बनाने का शर्त क्या है, कब आप आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। बोलेगा आयनिक बॉन्ड जो होता है हमेशा इलेक्ट्रॉन का हस्तांतरण करता है, एक्सचेंज करता है। क्या पद, एक कुछ इलेक्ट्रॉन को कोई देगा और दूसरा क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, पहला शर्त। दूसरा, आयनिक बॉन्ड बनाने वाले दोनों एलिमेंट में किसी एक का आयन विभन, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल बोला जाए, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड या आपका नेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव अधिक होना चाहिए, जबकि दूसरे का क्या होना चाहिए, कम। क्योंकि बॉन्डिंग जो दो एलिमेंट का बीच, मॉलिक्यूल एटम का बीच में होता है, तो दोनों में से किसी एक एटम के पास उसका क्या होना चाहिए, आयन विभव, जिसको बोलते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। दूसरा, इलेक्ट्रिक बंधुता। तीसरा, विद्युत ऋणात्मक। एक के पास कम होना चाहिए और दूसरे के पास ज्यादा, तभी वो आयनिक बॉन्डिंग काम करेगा। समझ में आ रही बात। उसका आगे में सारा बताएंगे आपको, आयनाइजेशन बॉन्डिंग ये सब क्या होता है। यहां तक समझ में आया। अभी भी बोलो किसको कांच में दिक्कत है। इलेक्ट्रॉन बंधुता को इंग्लिश में कहते हैं, देखो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आगे पढ़ाएंगे। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, विद्युत नेगेटिविटी को सब आगे आपको बताया गया है। हाँ, और क्वेश्चन बोलो पहले, कैसी को समझ में दिक्कत नहीं। ठीक है, धन्यवाद।